नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी जाए बेटा लाइव क्लास। आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि आज का जो सेशन है वो हिस्ट्री से संबंधित है। हिस्ट्री के क्वेश्चन है बहुत इंपोर्टेंट और ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पेपर में आने वाले हैं, आप लोगों के लिए फायदा होगा। तो जल्द से जल्द सब लोग आ जाएं, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाएं। जिसने लाइक नहीं किया या फिर सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार आकाश, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। देखो क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं हिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 1 तो जल्द से जल्द सब लोग जल्दी से जल्द आ जाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या क्या है। नमस्ते नमस्ते आकाश कोहली, नमस्कार। दीपक नमस्कार। भरत यादव नमस्कार। भारत नमस्कार नमस्कार। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। ऋग्वेद में मंडल पूछे हैं तो ऋग्वेद में कुल मिला के 10 मंडल हैं। ध्यान करना, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। मैं यहाँ पर समझाते जाता हूं। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है, ठीक। कुल मिला के 10वां मंडल है। पहला व 10वां मंडल बाद में जोड़ा है। ये दोनों मंडल जो है वो बाद में ऐड किए हैं। ये दोनों मंडल जो है वो बाद में ऐड किए हैं। तो याद रखना, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कुल मिला के 10 है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि पहला और 9वां मंडल, पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा है। 9वां मंडल ऋग्वेद में सोम देवता को समर्पित है, जबकि 7वां मंडल जो है ऋग्वेद का वो गायत्री मंत्र के लिए समर्पित है। ध्यान करना, गायत्री मंत्र। 7वां जो मंडल है वो गायत्री मंत्र के लिए समर्पित है। नमस्कार नमस्कार दीपक परिहार, नमस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। किस ग्रंथ को पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता है। किस ग्रंथ को पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किस ग्रंथ को पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता है। तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। तो याद रखना मेरे भाई, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। जब इसका नाम जय संहिता था तब इसमें 8800 श्लोक थे। मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूं कि भाई तब इसमें 8800 श्लोक थे, ठीक। हाँ, मोहन लोधी नमस्कार। तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। वर्तमान में महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। वर्तमान में महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। ध्यान करना, ये दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है। और ऋग्वेद का और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। तब इसमें 8800 श्लोक थे। रामायण को आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। रामायण की रचना जो की थी वो वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी थी, याद करना। और भागवत गीता की रचना वेद व्यास ने करी थी, याद रखना। वेद व्यास को भागवत गीता का जनक माना जाता है, जबकि मनुस्मृति भारतीय इतिहास की हिंदू कानून की किताब है। भारतीय हिंदू कानून की किताब है। कौन सी किताब है? हिंदू कानून की किताब है। ध्यान करना, हिंदू कानून का ग्रंथ है। पहला भारतीय इतिहास का पहला हिंदू कानून का ग्रंथ है मनुस्मृति। याद रखना, मैं चारों ऑप्शन से संबंधित आपको ये भी बताता चलूंगा चारों ऑप्शन से संबंधित किसका क्या है। तो याद रखना, भागवत गीता के रचयिता वेद व्यास है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि है। रामायण में कुल मिला के 8 कांड थे। रामायण में 8 कांड हैं, जबकि
रामायण में 8 कांड है, जबकि रामचरितमानस में 7 कांड है। मनुस्मृति जो है भारत की पहली हिंदू कानून की किताब है। इसका इंग्लिश नेम मैं ये भी बता देता हूं कि इसका इंग्लिश नेम क्या है, आ कोड ऑफ जेंडुलेज। आ कोड ऑफ जेंडुलेज इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता जो संबंधित है वो पहले क्या से, प्रागैतिहासिक काल से है। प्रागैतिहासिक काल से है कि आदि ऐतिहासिक काल से, कि ऐतिहासिक काल से, को ऐतिहासिक काल से है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध आदि ऐतिहासिक काल से है। याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपकी आदि ऐतिहासिक काल से है। याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता, मैं चारों ऑप्शन से संबंधित आपको पूरी जानकारी यहां पर देते चलूंगा। बहुत बढ़िया, ए बी ब्लॉग आ गया, सतीश रजक आ गया, बहुत बढ़िया। देखो मैं दोबारा से आपको, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंधित आदि ऐतिहासिक काल से है। और आदि ऐतिहासिक काल का मतलब होता है आदि ऐतिहासिक काल में ना तो लिपि लिपी गई और ना लिपि का आविष्कार हुआ। आदि ऐतिहासिक काल में, मोहन नमस्कार, आदि ऐतिहासिक काल में ना तो लिपि लिखी गई ना लिपि पढ़ी गई। तो आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगा था रेडियो कार्बन 12 विधि के द्वारा इसका पता लगाया था। ऐतिहासिक काल में क्या आया, ऐतिहासिक काल में आता है वैदिक सभ्यता। याद करना वैदिक जो सभ्यता है हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है वैदिक सभ्यता। याद रखना वैदिक सभ्यता का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का इसका समय है। याद रखना वैदिक सभ्यता का समय 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का समय है। तो याद रखना ये वाला ऑप्शन। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व का है। मैं आपको पूरे ऑप्शन एक एक करके समझाता चलता हूं, बस आप कान में लीड लगा के सुनते जाइए जिससे आपको पूरी चीजों का नॉलेज हो जाए। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, वैदिक सभ्यता आपकी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है पाषाणकालीन सभ्यता। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के वासी किसके उत्पादन में पहले थे? मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग किसके उत्पादन में पहले थे ये आपको बताना है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे पहले किस चीज का उत्पादन करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया है, फिर कांस, औजार, मुद्रा, धातु और जौ बनाए। बहुत बढ़िया। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का आविष्कार किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कपास का आविष्कार सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर बढ़िया है। द्वितीय अशोक के नाम से किसे राजा को जाना जाता है, यानी किस व्यक्ति को दूसरा अशोक भी कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कनिष्क, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को सेकंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना हर्षवर्धन को सेकंड अशोक या दूसरा अशोक भी कहा जाता है। याद रखना इस चीज को। कनिष्क को याद रखना, कनिष्क जो राजा था इसके समय चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। चंद्रगुप्त जो है ये चंद्रगुप्त बहुत शक्तिशाली राजा था, गुप्त वंश का स्वतंत्र संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। डॉक्टर विंसेंट स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। याद रखना इसके दरबारी विद्वान का नाम है हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी विद्वान का नाम है हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। प्रयाग प्रशस्ति नाम के ग्रंथ की रचना करी। प्रयाग प्रशस्ति नाम के ग्रंथ की रचना करी थी किसने? तो प्रयाग प्रशस्ति नाम के ग्रंथ की रचना करी थी हरिसेन ने, जो समुद्रगुप्त का दरबारी विद्वान था। समुद्रगुप्त 6 प्रकार की मुद्राएं चलाता था। समुद्रगुप्त के समय 6 प्रकार की मुद्राएं थी, जिसमें सबसे प्रिय जो मुद्रा थी, सबसे चर्चित जो मुद्रा थी वो थी गर्व मुद्रा। इसकी सबसे चर्चित मुद्रा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? शून्य का आविष्कार किसने किया? शून्य का आविष्कार किसने किया ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
तो वैसे तो ध्यान करना बेटा, सूर्य का आविष्कार ना तो नागार्जुन ने किया, ना आर्यभट्ट ने किया, ना बारहमहीन ने। ये एक अज्ञात भारतीय के नाम से जाना जाता है, ये एक अज्ञात भारतीय के नाम से जाना जाता है, परंतु शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट को अब वर्तमान में मान लिया जाता है। वर्तमान में सूर्य का जनक, सूर्य का आविष्कार, सॉरी, शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। बहुत बढ़िया। और पाई का मानवी आर्यभट्ट ने ही निकाला है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। अजंता की गुफाओं में किस काल के चित्र मिले हैं? अजंता की गुफाओं में किस काल के चित्र मिले हैं? तो बताइए भाई कि अजंता की गुफाओं में किस काल के राजाओं के चित्र मिले हैं? अजंता की गुफाओं में गुप्त काल के राजाओं के चित्र मिले हैं। किस काल के? गुप्त काल के राजाओं के चित्र मिले हैं अजंता की गुफाओं में। किस काल के राजाओं के? गुप्त काल के राजाओं के चित्र यहाँ पर मिले हैं। तो गुप्त काल के राजाओं के चित्र अजंता की गुफाओं से मिले हैं। अजंता की गुफाएं एलोरा महाराष्ट्र में, एलोरा अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में आती हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मानव द्वारा निर्मित प्रथम धातु कौन सी थी? मानव द्वारा निर्मित पहली धातु कौन सी थी? मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का पता लगाया? मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का पता लगाया? तो मनुष्य के द्वारा लगाई गई पहली धातु थी तांबा। तांबा मनुष्य के द्वारा लगाई गई पहली धातु थी, यानी मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का खोज किया है। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का खोज किया है, याद रखना। मनुष्य ने सबसे पहले, निशान पांडे, मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का आविष्कार किया है, तांबे को खोज किया है। अब जब सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट समय चल रहा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लास्ट के साथ साथ वैदिक सभ्यता में, और वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक सभ्यता में गंधार कला से, गंधार कला उत्तर वैदिक सभ्यता में, फिर हम जाके गंधार कला में उत्तर वैदिक सभ्यता में जाके हम लोग लोहे से परिचित हुए थे, याद रखना। गंधार कला में उत्तर वैदिक सभ्यता में जाके हम लोहे से परिचित हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी अच्छी तरीके से याद रखना है। तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले खोजी गई धातु तांबा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अधिक से अधिक बच्चों तक मेरा इसको शेयर कर दो, जो जिस एक्स्ट्रा ग्रुप से जुड़ा है उस ग्रुप में डाल दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास को ले सकें। ठीक, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसने लाइक नहीं किया वो चैनल को लाइक कर दो। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थान कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थान कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान बताएं भाई कौन सा है? मोहन लोधी का आंसर आ गया, आकाश कोहली का आंसर आ गया। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान खोजा गया है हड़प्पा। याद रखना, मैं आपको सब चीज बता देता हूं कि 1921 में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सिंध नदी के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर खोजा गया पहला स्थल था आपका हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थान हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया दूसरा स्थान था मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के तट पर खोजा गया था। तो याद रखना, पहला स्थान हड़प्पा था, दूसरा स्थान मोहनजोदड़ो था। लोथल बहुत चर्चित जगह है, तो लोथल से याद करना, लोथल पड़ता है भुगवा नदी के तट पर, लोथल पड़ता है भुगवा नदी के तट पर। और याद रखना ये पड़ता है अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, इसको याद रखना। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ी से, कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ी से। चीज को अच्छी तरीके से आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। बेटा बहुत क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरीके से समझो, अधिक से अधिक शेयर कर दो जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे और जुड़ जाएं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको कल फिर दोबारा से सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हिस्ट्री के पूरे क्वेश्चनों को आपको विस्तार सहित उसमें फिर दोबारा से ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। रुद्र दमन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख भारत के किस भाषा में है?
मतलब रुद्रदमन एक शक राजा था। रुद्रदमन कौन सा राजा था? एक शक राजा था। रुद्रदमन जो शक राजा था उसका अभिलेख भारत की किस भाषा में है? तो याद रखना, ना तो हिंदी में है, ना प्राकृत में है, ना पाली में है। तो रुद्रदमन का जूनागढ़ पड़ता है गुजरात में। जूनागढ़ पड़ता है गुजरात में। इसका जो अभिलेख है वो संस्कृत भाषा का अभिलेख है। याद रखना विवेकपाल, नमस्ते नमस्ते विवेक नमस्ते। संस्कृत भाषा में है। रुद्रदामन प्रथम का जो जूनागढ़ अभिलेख है संस्कृत भाषा में है। ये भारत का प्रथम संस्कृत भाषा का अभिलेख है। भारत का प्रथम संस्कृत भाषा का अभिलेख है। इसको अच्छी तरीके से याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किस राजाओं ने जारी किए? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले राजाओं के नाम क्या हैं? ईरानी या गुप्तों ने या यूनानियों ने या मौर्यों ने? तो याद रखना, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले राजा ना तो मौर्य थे, ना गुप्त थे, ना ईरानी थे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले राजा यूनानी थे, यानी यूनानियों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। याद रखना, हाँ सतीश रजक का सही आंसर है। यूनानियों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। यूनानियों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। गुप्त काल को संस्कृत का स्वर्ण युग कहते हैं। याद रखना, गुप्त काल को संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है। याद करना, किन राजाओं को? गुप्त काल के राजाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। भारत में प्रथम ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन सा? भारत में प्रथम शताब्दी में आने वाला पहला ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति कौन था? तो भारत में पहली शताब्दी में आने वाला प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक था सेंट थॉमस। ना तो सेंट पॉल आया था, ना सेंट चार्ल्स आया था, ना सेंट बेनेडिक्ट आया था। बहुत बढ़िया निशान पढ़े, यानी सेंट थॉमस भारत में पहला ऐसा राजा था, पहला ऐसा व्यक्ति था जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहां पड़ता है? हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहां है? उज्जैन में है क्या, कन्नौज में है, धार में है, विदिशा में है? तो याद रखना, हेलियोडोरस गरुड़ स्तंभ ना तो उज्जैन है, ना कन्नौज है, ना धार है। मध्य प्रदेश के विदिशा में गरुड़ स्तंभ है। हेलियोडोरस द्वारा बनाया हुआ गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश के विदिशा में है। हाँ, तो गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश के, हेलियोडोरस गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश के विदिशा में पड़ता है। सबको समझ में आ गया हो? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा, ऐसा कौन सा राजा था जिसे प्रतापशील, हूण हिरण्यकेसरी या महाराज अधिराज की उपाधि से जाना जाता है? ऐसा कौन सा राजा है जिसे हूण हिरण्यकेशी, प्रतापशील या महाराज अधिराज की उपाधि के नाम से जाना जाता है? वर्धन वंश का राजा है। याद रखना, ये जो राजा है वो वर्धन वंश का है। तो याद रखना, प्रभाकर जो वर्धन है, प्रभाकर वर्धन को हूण हिरण्यकेसरी, महाराज अधिराज या फिर प्रतापशील राजा के नाम से जाना जाता है। ये नहीं है, हर्षवर्धन नहीं है। हर्षवर्धन को तो शिलादित्य कहा जाता है। हर्षवर्धन नहीं है, ना राजवर्धन है। हर्षवर्धन और राजवर्धन का पिता है प्रभाकर वर्धन, यानी प्रभाकर वर्धन का बड़ा लड़का था राजवर्धन और प्रभाकर वर्धन का छोटा लड़का था हर्षवर्धन। तो प्रभाकर वर्धन की ये उपाधि है प्रतापशील, हूण हिरण्यकेसरी, महाराज अधिराज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थाने से कहां स्थानांतरित करी थी? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां को ट्रांसफर करी थी? तो याद बताओ, बड़ा जल्दी से बताओ आप लोग कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी
थाने से हटा के कहां शिफ्ट करी थी? तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थाने से हटा के उत्तर प्रदेश के कन्नौज में शिफ्ट करी थी। वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में आता है, तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज इसने अपनी राजधानी बनाई थी। अरे उज्जैन नहीं था भैया, प्रयागराज नहीं था, न तो कौशाम्बी था, कन्नौज था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, गुप्त काल के राजा गुप्तकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा था? बहुत चर्चित है बेटा। गुप्त काल कलाकार गुप्त काल के राजाओं ने सबसे पहले चर्चित मंदिर कौन सा बनवाया था? बहुत चर्चित है। आजकल सुबह जो मैं पढ़ा रहा हूँ 7 बजे वाले बैच में लाइव क्लास, जो हमारी 7 बजे वाला जो ऑफलाइन बैच है उसमें हिस्ट्री चल रही है, और 9 बजे वाले में भी हिस्ट्री चल रही है, उनमें भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान करना, झांसी के देवगढ़ के 10 अवतार का मंदिर, झांसी देवगढ़ के 10 अवतार का मंदिर मध्य भारत का या गुप्त काल का सबसे शानदार मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये ऐसा पहला मंदिर था विवेकपाल, ये ऐसा पहला मंदिर था झांसी देवगढ़ 10 अवतार मंदिर जिसमें पहली बार शिखर का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा, पतंजलि किसके समकालीन थे? याद रखना, बाबा रामदेव जो वर्तमान में जिस पद्धति को अपना रहे हैं, पतंजलि भारत के सबसे बड़े योग आचार्य थे। पतंजलि की 2 किताबें हैं, महाभास और योग दर्शन। पतंजलि की बेटा 2 किताबें हैं। ये जो संत थे ये बहुत बड़े संत थे। पतंजलि जो बहुत बड़े संत थे ये योग आचार्य थे। कौन थे? ये योग आचार्य थे। पतंजलि योग आचार्य थे। इनकी 2 किताबें हैं, एक का नाम है योग दर्शन और एक का नाम है महाभिलाष। ध्यान करना है, 2 किताबें हैं इनकी। और ये याद रखना किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का राजा था पुष्यमित्र शुंग, उसके समकालीन थे। यानी शुंग वंश का राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, उसके दरबार में रहते थे। पतंजलि योग आचार्य के बहुत बड़े संत थे। याद रखना, योग दर्शन महाभिलाष नाम के 2 ग्रंथों की रचना इन्होंने करी है। क्वेश्चन नंबर 18, सभी लाइक कर दो, जो भी बच्चा आ रहा है सब लोग लाइक करें, अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास को ले सकें। अभी तो बहुत लंबी क्लास चल रहा है। याद रखना, इसके साथ साथ जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक, ये आपका पहला प्रायोरिटी है। अधिक से अधिक बच्चों तक अपने इसको पहुंचाना है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर क्लास का आनंद लिया करें डेली। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? यानी गुप्त राजाओं ने सिक्के जारी किए थे चांदी के, उनको क्या कहते हैं? याद रखना, गुप्त काल के राजाओं ने जारी किए गए सिक्के को क्या कहा जाता है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चांदी के सिक्के को ध्यान करना कसारपण कहा जाता है, पण या कसारपण। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल में चांदी के सिक्के को कसारपण कहा जाता था। और दिनार जो होते थे वो स्वर्ण मुद्राएं, यानी कि सोने के सिक्के, सोने के सिक्के को याद रखना, सोने के सिक्के को दिनार कहते हैं, और पण या कसारपण चांदी के सिक्के को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ठीक, निम्न में से अश्वघोष की रचना किसने करी? अश्वघोष नाम के ग्रंथ की रचना इसमें से किस राजा ने करी? बुद्धिचरित्र, सौंदरानंद, या फिर मतलब निम्न में से अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष की रचना कौन है? ये हमसे पूछा गया है कि अश्वघोष की रचना कौन सी है। भरत यादव का आंसर आ गया, सतीश का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। तो याद रखना, ये तीनों की तीनों सारीपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद या बुद्धिचरित्र, बुद्धिचरित्र अशोक की रचना करी थी। अश्वघोष द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है बुद्धिचरित्र। ठीक, ना तो ये ना ये ना ये, बुद्धिचरित्र अशोक द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते ही रहा, कविराज की उपाधि से किस व्यक्ति को जाना जाता है? कविराज की उपाधि से किसे कहा जाता है? किस राजा का नाम कविराज है? याद रखना, हर्षवर्धन, हाल या मुंज। तो याद रखना, राजा भुज को कविराज के नाम से जाना जाता है।
राजा भुज को कविराज के नाम से जाना जाता है, हर्षवर्धन को नहीं जाना जाता, ना हाल को जाना जाता, ना मुंज को जाना जाता। बेटा सही से आंसर लगाओ, तुक्का मत लगाओ। आप लोग सुक्का लगा रहे हैं, याद रखना राजा भुज को कविराज, कवि प्रिय, सकारी, गणादि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्योंकि लंबा जाना है हमको, लंबा जाना है तो आप अच्छी तरीके से इसको अच्छे से समझते हुए चलो। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची पड़ता है विदिशा में, सांची पड़ता है विदिशा में। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। याद रखना अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। अशोक के समय पूरे भारत में 8 स्तूप थे गौतम बुद्ध के। कितने? 8 स्तूप थे। अशोक ने इन 8 स्तूपों को अस्थि अवशेष निकलवाकर, गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेष निकलवाकर पूरी दुनिया में 84,000 यानी कि 84,000 स्तूपों का निर्माण किया है। कितने स्तूपों का निर्माण किया? इनकी 8 स्तूपों के जो गौतम बुद्ध के 80 अवशेष रखे थे उनको निकलवाकर 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, जिसमें सबसे सुंदर व बड़ा, याद रखना कौन सा है? सांची का स्तूप। सबसे सुंदर व बड़ा सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के विदिशा में है। याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा। सेंधव सभ्यता में महान स्नागर कहाँ मिला? महान स्नागर नाम का जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है वो कहाँ मिला? याद रखना महान स्नागार 2 मिले हैं। एक तो मिला है महान स्नानगार, महान स्नानगार एक, और दूसरा मिला है अन्नागार। ये 2 स्थान मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत चर्चित हैं। तो याद रखना मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो याद रखना दूसरा स्थान था, पहला स्थान हड़प्पा था, दूसरा मोहनजोदड़ो। उसी मोहनजोदड़ो नाम की जगह पर महान स्नानगार और अन्नागार नाम की चीजें मिली हैं। अगला क्वेश्चन 23 ये रहा आपके सामने। भारतीय प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में विवाह की कितनी प्रणालियां थीं और उनमें से प्रशंसनीय कितनी हैं? भारतीय प्राचीन सभ्यता में विवाह की कितनी प्रणालियां थीं और उनमें से प्रशंसनीय कितनी हैं? तो याद रखना प्राचीन सभ्यता में 8 प्रणाली टोटल थी विवाह की, और 8 प्रणाली टोटल थी, इसमें से 4 निंदनीय हैं, 4 प्रशंसनीय हैं। 4 निंदनीय है, 4 प्रशंसनीय है। तो ऑप्शन नंबर जो आएगा वो सेकंड आएगा कि टोटल प्रणाली 8 थी, 8 में से 4 निंदनीय हैं और 4 प्रशंसनीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा आपके सामने। बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में अपना प्रथम उपदेश कहां दिए? गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में अपने पहले उपदेश कहां दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में पहले उपदेश अपने सारनाथ में दिए थे। याद रखना सारनाथ का एक और नाम है ऋषिपत्तनम। सारनाथ का एक और नाम है ऋषिपत्तनम। सारनाथ ऋषिपत्तनम में सबसे पहले गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे पहले सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिए थे 5 ब्राह्मण साथियों के लिए। किसके लिए? 5 ब्राह्मण साथियों के लिए इन्होंने अपने पहले उपदेश दिए थे। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो बिमल शाह ने कहां बनवाया था? याद रखना दिलवाड़ा पड़ता है राजस्थान में। दिलवाड़ा पड़ता है राजस्थान में, दिलवाड़ा राजस्थान में है। बिमल शाह बैस नाम का एक सामंत था जो भीम प्रथम का शासन में रहता था। भीम प्रथम के शासन में रहता था बिमल शाह। कौन रहता था? बिमल शाह। इस याद रखना इस बिमल शाह नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले राजस्थान के माउंट आबू में, ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। तो राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराने वाला जो शासक था वो था माउंट आबू पर बिमल शाह ने सबसे पहले इसका निर्माण कराया था। सब बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, वेदों का पुनर्गठन किसने किया? वेदों को दोबारा से पुनर्गठन किसने किया? तो वेदों के पुनर्गठन के लिए कौन सा व्यक्ति जाना जाता है? क्या शंकराचार्य, पतंजलि, मनु या वेदव्यास? तो वेदों का पुनर्गठन किया था वेदव्यास ने। याद रखना, वेदों का पुनर्गठन करने वाले जो राजा थे, वेदों का पुनर्गठन करने वाले जो संत थे, उनका नाम था वेदव्यास। तो वेदों का पुनर्गठन नहीं मोहन लोधी, नहीं मोहन शंकराचार्य जी ने नहीं किया था। याद रखना, मोहन शंकराचार्य ने नहीं किया था। वेद व्यास को इसका पुनर्गठन कर्ता का जनक माना जाता है। तो वेद व्यास इसके पुनर्जन्म जाता कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपके सामने 27। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। अच्छी तरीके से आपको पता है, चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। किस शासक ने आयोजित कराई थी? यानी कि उस समय राजा कौन था जब चतुर्थ बौद्ध संगति कराई गई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति के समय जो राजा था वो था कनिष्क। कनिष्क राजा के समय प्रथम शताब्दी में, विवेक पर अशोक नहीं था बेटा, अशोक के समय दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। अजातशत्रु के समय, याद रखना, अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगति हुई थी। अशोक के समय दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो याद रखना कनिष्क के शासन काल में हुई थी। ठीक, अगला पढ़ो। निम्न शासकों पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसन्नचित्त। मतलब पहले कौन आया, ये इनमें से ये लिखा हुआ है, इनमें से बौद्ध धर्म के समान बौद्ध धर्म को मानने वाला राजा कौन सा था? इन सब में बौद्ध धर्म को मानने वाला राजा कौन सा था? जल्दी से बताइए। तो याद रखना, अजातशत्रु ने भी बौद्ध धर्म को माना था और प्रसन्नचित्त ने भी बौद्ध धर्म को माना था। नहीं, ऑप्शन नंबर तीसरा। अरे भाई, प्रसन्नचित्त करके जो राजा था, क्या उसने भी माना था? तो भाई बताओ मुझे, प्रसन्नचित्त करके जो राजा था क्या उसने भी माना था? तो देखो, बिंदुसार ने तो नहीं माना था, बिंदुसार के बाद प्रसन्नचित्त और अजातशत्रु ने तो सीधा सीधा माना है बौद्ध धर्म को, क्योंकि अजातशत्रु के शासन काल में पहली बौद्ध संगति हुई थी। और एक और आता है प्रसन्नचित्त, यानी कि दो राजाओं ने माना था, इसमें से अजातशत्रु और प्रसन्नचित्त नाम के दो राजाओं ने माना है। इसके बाद आता है अगला, सही क्रम को सजाएं। सही क्रम को आपको सम्मिलित करना है। पहले वंश के हिसाब से सजाना है। किसके हिसाब से सजाना है? वंश क्रम। वंश क्रम में लिखना है। किस में लिखना है? वंश क्रम में इन राजाओं को सजाना है। तो भाई आप यहां पर देखें, सबसे पहले आया था, मैंने आपको एक याद करने के लिए एक तरीका बताता हूं, वाह सनम। वाह सनम के नाम से याद करना। वाह सनम के नाम से याद करना। बा का मतलब है बृहद्रथ, पहला वंश बृहद्रथ था। हा का मतलब है हर्यक वंश, दूसरा वंश हर्यक था। सा का मतलब है शिशुनांग वंश, तीसरा वंश शिशुनांग था। ना का मतलब है नंद वंश, चौथा वंश नंद वंश था। और पांचवा नंद याद करना मौर्य वंश था। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, तो बाह्य श्रम से याद करना बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनांग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का।
ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा किससे ली थी? याद करना, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। भद्रभाहु करके एक व्यक्ति थे राजा, तो भद्रभाहु करके जो राजा थे इनसे इसने इस धर्म की शिक्षा दीक्षा लेने के साथ साथ और श्रवण बेलगोला नाम के स्थान पर इसने अपने प्राण त्याग दिए थे जैन धर्म के अनुसार। तो चंद्रगुप्त जो राजा था उसने भद्रभाहु से जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन। ये कह रहा है कि भाई बौद्ध के उपदेशों के संकलन में त्रिपिटक नाम का ग्रंथ है। याद रखना, ये बुद्धों का सबसे बड़ा ग्रंथ है। बुद्धों का सबसे बड़ा ग्रंथ है त्रिपिटक। बुद्धों का सबसे बड़ा ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? तो बौद्धों का जो धर्म ग्रंथ है भरत जाटव नंबर 1, बहुत बड़े बेटा, तो ये पाली भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। भरत जाटव का आंसर आ गया, दीपक परिहार का आ गया। पाली भाषा में लिखा हुआ ये ग्रंथ है, याद रखना। मोहन लोधी भी नहीं है, पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है पितृहंता या पितृघातक वंश के नाम से किसे जाना जाता है? पितृहंता या पितृघातक वंश के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी बताओ, पितृघातक या पितृहंता वंश के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहां पर लिखा हुआ है नंदहर्रक वंश। हर्रक वंश को पितृघातक या पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। हर्रक वंश को पितृघातक या फिर पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर्रक वंश को पितृघातक और पितृहंता वंश इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि एक ऐसा राजा था, ऐसे वंशज थे, ये ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने पिता की हत्या करने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे, यानी कि अपने पिता को मारने के बाद, अपने पिता की हत्या करने के बाद राजा बने लोग। अपने पिता की हत्या करने के बाद राजा बने, इसलिए इनको पितृघातक या पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था, ये क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, याद रखना भैया। बहुत चर्चित क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में आ चुका है ये क्वेश्चन। कलिंग का युद्ध, कलिंग वर्तमान में उड़ीसा, कलिंग को वर्तमान में उड़ीसा कहा जाता है। कलिंग को वर्तमान में उड़ीसा कहा जाता है। 261 ईस्वी में 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध हुआ था। अशोक ने कलिंग को रक्तपात मचा दिया था। अशोक ने कलिंग में इतना ज्यादा भयंकर महामारी मचाई थी जिससे हजारों लाखों लोग मारे गए थे। इससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। उसने हमेशा हमेशा के लिए युद्ध को मना कर दिया था, ना तो युद्ध लड़ूंगा, ना युद्ध की कभी बात करूंगा। और इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ले ली थी। याद रखना, इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ले ली थी उपगुप्त नाम के ऋषि से। उपगुप्त नाम के ऋषि से अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ले ली थी। और बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा लेने के बाद बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था अशोक। याद रखना, 261 ईसा पूर्व में, और सॉरी 261 ईसा पूर्व, पहला वाला नहीं है भैया, पहला वाले में ईसवी लगी है। ऑप्शन नंबर सी, 261 ईसा पूर्व की बात चल रही है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ब्रजवान ये नहीं है, जरा देखो जरा भाई, 261 ईस्वी नहीं है, 261 ईसा पूर्व की बात है। भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन है?
भारत में सबसे पहले किस विदेशी व्यक्ति ने आक्रमण किया है? सिकंदर, सेल्यूकस, डेरियस प्रथम या डेमेट्रियस? सबसे पहले भारत पे अटैक करने वाला व्यक्ति कौन है? तो भारत पर सबसे पहले अटैक करने वाले जो राजा हैं वो हैं डेरियस। डेरियस प्रथम ने भारत पर सबसे पहले अटैक किया था। डेरियस प्रथम ने सबसे पहले भारत पर अटैक किया था। गुलशन शर्मा नमस्कार। 34 डी। अरे डेरियस प्रथम ने भारत पे सबसे पहले अटैक किया था। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है किस शासक ने बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था? किस राजा ने बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था? बिहार में विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो किस राजा ने बनवाए थे? ये क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है। यानी बिहार में किस राजा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था? तो याद रखना विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था धर्मपाल ने। पाल वंश का राजा था। दीप्ति आंसर कह रही है बी धर्मपाल। हाँ, पाल वंश का राजा था। पाल वंश के राजा ने धर्मपाल करके राजा था, इसने बनवाया था। अब एक है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है? ये भी बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय भी बिहार में है। ये बनवाया था कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। ये भी बनवाया था कुमारगुप्त ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। कन्नौज का शासक जयचंद जिसने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का साथ दिया था वह किस वंश का था? इसमें यह पूछा है, देखो ना, पृथ्वीराज चौहान का साथ देने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का साथ देने वाला राजा जयचंद किस वंश से था? तो याद रखना। तो देखो भाई यहां पर सबसे पहले बात करते हैं हम। यहां 1191 में पहला युद्ध हुआ था तराइन का। तराइन पड़ता है हरियाणा में। 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का, ये भी हरियाणा में। इसमें कौन जीते थे? चौहान। पहले वाले में चौहान जीते, दूसरे में जीता गौरी। और गौरी जो जीता था वो जयचंद की गद्दारी के कारण, जयचंद की गद्दारी के कारण गौरी दूसरा युद्ध जीत गया था 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। और फिर जाके 1194 के चंदावर के युद्ध में गौरी ने किसको हराया था? गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। तो याद रखना जयचंद जो वंश का राजा था वो था काशी नरेश गहड़वाल। काशी का राजा था। काशी नरेश के नाम से जाना जाता है। और गहड़वाल वंश काशी नरेश का राजा था। गहड़वाल वंश काशी नरेश का राजा था जिसका नाम था जयचंद। याद रखना रीजन क्या था? जयचंद की एक लड़की थी जिसका नाम था संयुक्ता। संयुक्ता प्रेम करती थी किस राजा से? संयुक्ता प्रेम करती थी पृथ्वी से। पृथ्वीराज, पृथ्वी का मतलब है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज से प्रेम करती थी। और भी पृथ्वीराज कौन सा? तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय से प्रेम करती थी। और ये किस वंश का राजा था? चौहान वंश का राजा था पृथ्वीराज चौहान। तो फिर क्या हुआ था? स्वयंवर रचाया जा रहा था। इसी स्वयंवर में संयोगता नाम की जो लड़की थी, जो प्रेम का थी किसकी? पृथ्वी की। पृथ्वी को ये प्रेम करता था और ये इसको करती थी। तो पृथ्वी ने क्या किया था? विवाह के मंडप से इसको उठा ले गया था। इस कारण से उसने दूसरे युद्ध में धोखेबाजी कर दी थी। और भी कई कारण हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय किसे जाता है? दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किस राजा ने, किस जैन मुनि ने किया था? दक्षिण भारत में तो याद रखना भद्रबाहु करके जो राजा, भद्रबाहु करके जो जैन धर्म के गुरु थे, भद्रबाहु करके जो जैन धर्म के गुरु थे, इन्होंने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। याद रखना। नंबर 38वां क्वेश्चन है कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी? कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी? तो कलचुरी वंश की राजधानी थी
नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में थी त्रिपुरी। त्रिपुरी जो जगह थी वो नर्मदा व गोदावरी नदी के बीच में जबलपुर के अंतर्गत आती थी त्रिपुरी, वहां की राजधानी बनाई थी इन्होंने। 49वां क्वेश्चन है कि गीत गोविंद नाम की जो ग्रंथ है, गीत गोविंद नाम के ग्रंथ की रचना किसने करी? गीत गोविंद नाम के ग्रंथ की रचना किसने करी? तो गीत गोविंद जो ग्रंथ था इसकी रचना करी थी जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद नाम के ग्रंथ की रचना करी है, याद रखना। जयदेव नाम का जो व्यक्ति था, कविता विद्वान था, इसने गीत गोविंद नाम की रचना की है। तो इसको क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, गीत गोविंद नाम की रचना किसने करी? हाँ, बहुत बढ़िया, सतीश का आंसर सही है। यहां पर क्वेश्चन अगला है, तंजौर का राज राजेश्वर एवं बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? तंजौर के राज राजेश्वर एवं बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? तो ये जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई तंजौर के किस राजा ने इसका निर्माण कराया था, तो राजराज प्रथम करके जो राजा था, राजराज प्रथम करके जो राजा था, इस राजराज प्रथम करके राजा ने, जो चोल वंश का राजा था, इसने सबसे पहले राजराजित प्रथम ने राजराजेश्वर एवं बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। विवेक पाल का आंसर डी, बहुत बढ़िया। सतीश रजक का आंसर डी। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक बच्चों तक चैनल को पहुंचाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास का लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन ये रहा, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा जाता है? यह बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा जाता है। तो याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? उज्जैन शासकों पर विजय प्राप्त करी थी। उज्जैन में जो शक राजा थे उनको हराकर उज्जैन को जीता था, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। यानी कि नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, उज्जैन शासकों को हराने के उपलक्ष्य में इनको चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, 185 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व शुंग वंश की स्थापना किसने करी थी? तो याद रखना, 185 ईसा पूर्व शुंग वंश की स्थापना करी थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी थी 185 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट के हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी? ऐसा कौन सा राजा था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था और हराने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी? तो याद रखना, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो राजा था, इसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराकर और उपाधि धारण करी थी परमेश्वर की। हाँ, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सिकंदर की मृत्यु कहां हुई? देखो, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप बार बार इन क्वेश्चन को रिपीट किया करो, याद किया करो, जिससे आपको हो जाएंगे। डेली आपको बहुत, आज सिर्फ मैं क्वेश्चन 50 तक कराऊंगा बेटा, आज क्वेश्चन 50 तक करेंगे, लेकिन इसके बाद जो हम क्वेश्चन किया करेंगे वो 200 300 क्वेश्चन किया करेंगे, 200 300 क्वेश्चन किया करेंगे, ठीक है। तो सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेटा बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु हुई थी कहां पर? बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, सिकंदर ने पोरस को हाइडपिसिस या बितस्ता झिलम के युद्ध में कब हराया था? यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना 326 ईसा पूर्व में।
326 ईसा पूर्व हाइडे स्पीच बितस्ता झेलम के युद्ध में इसको हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते ही रहा। बेटा विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? देखना, शक संबंध हुआ था 78 ईस्वी में और विक्रम संवत हुआ था 58 ईसा पूर्व। तो 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, याद रखना। और शक का पूछा जाए तो 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ था। समझ गए आप? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्यवाद का प्रणेता किसे कहा जाता है? शून्यवाद शब्द का प्रणेता या शून्यवाद का प्रणेता किसे कहते हैं? तो नागार्जुन को शून्यवाद का प्रणेता कहा जाता है। नागार्जुन को शून्यवाद का प्रणेता कहा जाता है। 49वां क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन की संख्या विंसेंट स्मिथ ने किससे दी? यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? विंसेंट स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा? तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उसकी 100 विजयों के उपलक्ष्य में, याद रखना, समुद्रगुप्त की 100 विजयों के उपलक्ष्य में विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन डॉक्टर विंसेंट स्मिथ ने उसकी 100 विजयों के उपलक्ष्य में कहा है। आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन है। कल 8 बजे से आपको बहुत धुरंधर सवाल और अच्छी थी 1 घंटे के लिए डेली क्लास लेके आएंगे। डेली क्लास आपकी 8 बजे से चल रही है, अधिक से अधिक बच्चे इस पर जुड़े। ठीक, तो चीनी यात्री फायान और हुएनसांग ने भारत में क्रमशः किन शासकों का शासन देखा? तो याद रखना, चीनी यात्री जो फायान था वो चंद्रगुप्त के समय आया था। चीनी यात्री जो फायान था वो भारत में आया था किसके समय? वो भारत में आया था चंद्रगुप्त के समय। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। और हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम पे। हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम पे, ये आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। तो याद रखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपको कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आज आपने जो क्वेश्चन किए हैं भैया, वो 50 तक के क्वेश्चन आपने तुरंत रैपिड फायर किए हैं। 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन किए हैं। कल हम करेंगे लगभग 200 प्लस क्वेश्चन। 200 प्लस क्वेश्चन कल करेंगे। एक क्लास में लगभग 1.5-2 घंटे की क्लास होगी। 2 घंटे की भी क्लास हो सकती है, 3 घंटे की भी क्लास हो सकती है, जितनी लंबी क्लास चलेगी। ठीक, लेकिन जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक करें बेटा, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चे तक शेयर करें। ये 3 काम करने का आपका काम है, बाद बाकी पढ़ाने का काम मेरा। डेली आपकी क्लास लगेगी। तो आपको क्या करना है भाई, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जल्द से जल्द करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे गेन करने की कोशिश करें। और कल जो सवाल होंगे वो क्वेश्चन नंबर 51 से जाएंगे सीधे 200 प्लस तक। याद करना, कल का बहुत इंपोर्टेंट सेशन होगा। तो आप सब लोगों को बेटा डेली लाइव क्लास लेना है 8 बजे, ठीक है ना? हाँ, मिलते हैं कल फिर। जब तक आपको गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान करो, पढ़ते रहो। ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद।